अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं यथार्थवाद के बारे में, यानी कि रियलिज्म। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण उपागम है। यथार्थवाद राष्ट्रों के बीच संबंध कैसे हैं और किस तरह के हैं, इस पर जोर देता है। हर व्यक्ति अपने हित के लिए शक्ति चाहता है और दूसरे लोगों पर विजयी होना चाहता है, जिससे समाज में एक संघर्ष पैदा होता है। इसी तरीके की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी देखी जा सकती है। राष्ट्र भी अपने हित के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे दुनिया में भी संघर्ष चलता रहता है। प्राचीन काल से ही यथार्थवाद के ऊपर बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार दिए, जैसे कौटिल्य, संजू, थूसीडाइड, मैकियावेली और टॉमस हॉब्स। सबसे पहले हम जानते हैं यथार्थवाद का अर्थ यानी मतलब। यथार्थवादियों के अनुसार दुनिया एक खतरनाक और असुरक्षित जगह है जहां पर हिंसा जरूर होती है। यथार्थवादी शक्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करते हैं, यानी शक्ति के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझाने की कोशिश करते हैं। यथार्थवाद अपने नाम के मुताबिक है, जैसा कि इसके समर्थकों का कहना है। उनकी नजर यथार्थ पर, यानी कि हकीकत पर, सच्चाई पर या वास्तविकता पर है, और दुनिया को वो बिल्कुल उसी रूप में देखते हैं जैसी ये दुनिया है। हालांकि इस विचार की कितनी भी बार आलोचना की गई है, लेकिन हकीकत यही है कि विश्व राजनीति शक्ति पाने के लिए संघर्ष है। यथार्थवाद के ऊपर बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार दिए। सबसे पहले बात करते हैं हम कौटिल्य की। कौटिल्य प्राचीन भारत का एक महान विचारक था, जिसने यथार्थवाद पर अपने विचार दिए। उसने शक्ति को 3 तत्वों में बांटा: ज्ञान, सैन्य बल और शौर्य। ज्ञान के जरिए शक्ति हासिल की जा सकती है, सैन्य बल शक्ति का व्यवहारिक रूप है, और शौर्य के जरिए ही शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए कौटिल्य ने इन तीनों तत्वों को शक्ति के तत्वों के अंदर बांट दिया। चीन में आज से लगभग 2000 साल पहले संजू नाम के एक चिंतक हुआ करते थे। उनका यह कहना है कि वैश्य शासक जिन्हें अपने आसपास हथियारों और हिंसक पड़ोसियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे में युद्ध ही शक्ति का एकमात्र या अंतिम सहारा रह जाती है। और तीसरे विचारक थे थूसीडाइड। ग्रीक विद्वान थूसीडाइड ने यथार्थवाद का समर्थन किया। उनका यह मानना था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले निर्णय लेने वाले को उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में बहुत सावधानी से सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमारा निर्णय हमारा भविष्य बनाता है। थूसीडाइड का यह भी कहना था कि हर किसी को अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, हर देश को अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली देश वो सब कुछ कर सकता है जो करने की क्षमता उसके पास है। ठीक उसी तरीके से शक्तिहीन राज्य को वो सब कुछ स्वीकारना होता है, जो सब कुछ उन्हें स्वीकारना ही पड़ेगा। अब थूसीडाइड ने शक्ति बढ़ाने का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि शक्ति के दम पर हम कुछ भी पा सकते हैं, और शक्तिहीन राज्य को सब कुछ मानना पड़ता है क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है जिससे वो दूसरों की आज्ञा का पालन ना करे या दूसरों के कहने को मानने से इनकार कर सके। और इसी तरीके से एक चौथे विचारक है जिनका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली का यह कहना था कि शासकों को नैतिक और अनैतिक तरीकों से, सभी तरीकों से अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। मैकियावेली ने बताया कि शासकों में शेर और लोमड़ी जैसे गुण होने चाहिए, यानी शेर जैसी शक्ति होनी चाहिए शासकों में, और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। अगर शासक में शेर जैसे गुण हैं, यानी शक्ति, तो शक्ति के दम पर कमजोर देशों को हराया जा सकता है, जबकि लोमड़ी जैसे गुणों से, यानी कि चालाकी से, छल से, कपट से शक्तिशाली राज्य को भी बहुत आसानी से हराया जा सकता है। मैकियावेली का यह भी कहना था कि शासक का जो सबसे पहला कर्तव्य होता है वो होता है राष्ट्र हित, और राष्ट्र हित तभी हो सकता है जब शासकों के अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण हो। इसी तरीके से यथार्थवाद के ऊपर टॉमस हॉब्स ने भी अपने विचार दिए थे। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के महान लेखक टॉमस हॉब्स ने यथार्थवाद पर अपने विचार दिए। हॉब्स का यह कहना था कि राज्य से पहले लोग कंदमूल खाकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन एक असभ्य समाज था उस वक्त, अव्यवस्थित समाज था, तो लोगों ने, निरंकुश सभी लोगों ने
निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया और हर व्यक्ति इस बात के लिए तैयार हो गया कि वो बिना किसी सवाल के, बिना किसी प्रश्न के राजा के सभी आदेशों का पालन करेगा ताकि एक सभ्य समाज की स्थापना की जा सके। इस तरीके से हॉब्स ने राज्य को असीमित शक्ति देने का समर्थन किया। ऐसे में राज्य को यह अधिकार मिल जाता है या शक्ति मिल जाती है कि वो लोगों से अपनी आज्ञा का जबरदस्ती पालन करवाए। जी, 20वीं शताब्दी में यथार्थवाद को आदर्शवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है। आदर्शवादी एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें ना तो शक्ति की राजनीति हो, ना ही अनैतिकता हो और ना ही हिंसा के लिए कोई जगह हो। आदर्शवाद के सबसे प्रमुख समर्थक अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे, जिन्होंने विश्व में शांति बनाए रखने के लिए नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर बल दिया। इसलिए पहले विश्व युद्ध के बाद विल्सन के विचारों को ध्यान में रखते हुए दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन बनाया गया। आदर्शवादी उपागम पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में लोकप्रिय रहा, लेकिन जब 1930 के दशक में इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर के आने से सैनिक तानाशाहों का उदय हुआ तो आदर्शवाद का सपना टूटकर बिखर गया, क्योंकि आदर्शवाद दुनिया में शांति की स्थापना नहीं कर सका और 1939 तक पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा था। इस तरीके से यथार्थवादियों ने आदर्शवाद की कड़ी आलोचना की, निंदा की, क्योंकि आदर्शवाद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। यथार्थवाद पर सबसे अच्छी तरीके से जो विचार दिए हैं वो दिए हैं हंस जे मार्गेनथाउ ने। जी, तो हंस जे मार्गेनथाउ का जन्म 1904 में जर्मनी में हुआ, लेकिन जब 1930 के दशक में जर्मनी में हिटलर के आने से नाजीवाद को अपनाया गया तो मार्गेनथाउ जर्मनी से भागकर अमेरिका चला गया। वहां पर उसने एक अध्यापक और राजनीतिक चिंतक के रूप में अपनी पहचान बनाई। मार्गेनथाउ सबसे पहला विचारक था जिसने यथार्थवाद को वैज्ञानिक रूप दिया। मार्गेनथाउ का यह कहना था कि किसी भी देश के लिए राष्ट्र हित सर्वोच्च होता है। मार्गेनथाउ ने विल्सन के आदर्शवाद की आलोचना करते हुए कहा था कि राष्ट्र हित के लिए शक्ति पर बल देना चाहिए। नैतिकता और आदर्शवाद से कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का मुकाबला करना है तो उनका मुकाबला नैतिकता या आदर्शवाद से नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ शक्ति से ही ऐसे तानाशाहों का मुकाबला किया जा सकता है। यथार्थवाद के 6 सिद्धांत हैं। पहला है राष्ट्र हित, दूसरा है पर्यावरण की भूमिका और तीसरा है मानव स्वभाव, चौथा है दूरदर्शिता, पांचवा है राज्य एक कर्ता और छठा है राजनीति एक स्वायत्त विषय है। जी, तो पहले जानते हैं यथार्थवाद का पहला सिद्धांत। यथार्थवाद का पहला सिद्धांत है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित यथार्थवाद का मूल तत्व है। मार्गेनथाउ ने राष्ट्रहित के लिए शक्ति पर बल दिया, क्योंकि सभी फैसले राष्ट्रहित के मुताबिक ही लिए जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है पर्यावरण। राष्ट्रहित समय के अनुसार बदलता रहता है और राष्ट्रहित के अनुसार ही नीतियां बनाई जाती हैं और राष्ट्रहित पर्यावरण के हिसाब से तय किया जाता है, यानी जैसा माहौल होगा वैसा ही राष्ट्रहित होगा। तीसरा सिद्धांत है मानव का स्वभाव। राजनीति पर कानूनों का वर्चस्व होता है और कानूनों की जड़ें मानव के स्वभाव के साथ जुड़ी हुई हैं और मानव का स्वभाव स्वार्थी और लोभी है, यानी जिस तरीके का मानव शासक बनेगा राजनीति बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगी। चौथा सिद्धांत है दूरदर्शिता। नेता अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और कानूनों की व्याख्या अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, इसलिए विश्व राजनीति के अंदर नैतिकता का कोई महत्व नहीं है। हर नेता अपने हिसाब से नैतिकता की व्याख्या कर सकता है। राजनीति के अंदर दूरदर्शिता महत्वपूर्ण है। नैतिकता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दूर की सोचकर चलना चाहिए कि अगर हम कोई फैसला लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो आने वाले वक्त में इसका क्या परिणाम, रिजल्ट या नतीजा निकलेगा। और पांचवा सिद्धांत है राज्य एक कर्ता। यथार्थवादी राज्य को एक ऐसे कर्ता या अभिनेता के रूप में देखते हैं जो शक्ति के द्वारा अपने हितों की पूर्ति में लगा रहता है। जैसे कि एक एक्टर होता है, वो एक्टिंग करके अपने हितों को पूरा करता है। एक बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेस करके अपने हितों को पूरा करता है। इसी तरीके से यथार्थवादी हर राज्य को एक कर्ता या एक ऐसे अभिनेता के रूप में देखते हैं जो शक्ति के जरिए अपने हितों की पूर्ति में लगा रहता है। और छठा सिद्धांत है राजनीति एक स्वायत्त विषय। यथार्थवादियों के हिसाब से राजनीति को एक स्वायत्त विषय समझना चाहिए। इस विषय के अंदर यानी राजनीति के अंदर गैर राज्य या एनजीओ की कोई भूमिका नहीं होती है।
तो ये था यथार्थवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।